हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मैं आज आपके लिए फिर से एक वीडियो लेकर आया हूं। अब तक हमने पढ़ा था महमूद गजनवी के बारे में, किस तरह से उसने भारत पर आक्रमण किया, यहाँ पर मंदिरों को लूटा तोड़ा, उसके बाद लूटने के बाद वापस चला गया। तो अब इससे हम आगे का पढ़ते हैं। जब महमूद गजनवी भारत को लूट कर वापस चला गया गजनी प्रदेश में अपने, तो वहाँ पर जो उसके बाद के शासक थे, उसके वंशज, वो है इतने काबिल नहीं थे। तो उस तरह से गजनी साम्राज्य कमज़ोर होने लगा। तो गजनी क्षेत्र में ही एक छोटा सा वंश उभर कर आया, गौर वंश या ससवानी वंश। उसके संस्थापक कुतुबुद्दीन हसन थे। फिर कुतुबुद्दीन हसन के बेटे हुए हैं, तो साम्राज्य उन बेटों में बटा। उसके बाद एक शासक उभर कर आया, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। यह बहुत ही प्रतापी राजा था। तो इसने भारत पर आक्रमण किए। तो इसके जो आक्रमण के उद्देश्य थे वह महमूद गजनवी से बिल्कुल अलग थे। महमूद गजनवी का जो भारत में आक्रमण करने का उद्देश्य था वह यहाँ पर धन लूटकर वापस जाना और अपने प्रदेश गजनी को मजबूत करना था। लेकिन मोहम्मद गौरी ने जब यहाँ पर आक्रमण करने शुरू किए तो उसका यहाँ पर जो उद्देश्य था न केवल धन को लूटना था, बल्कि मुस्लिम साम्राज्य को स्थापित करना था भारत क्षेत्र में, और अपने जो शासन को भारत में स्थापित करना था। यानी कि जब वो यहाँ पर लूटता था, किसी प्रदेश को जीतता था, तो उसके बाद यहाँ पर अपने सेनापति को नियुक्त कर देता था और वापस गौर प्रदेश में चला जाया करता था। तो इसी क्रम में जब उसने भारत पर आक्रमण किया तो उसने अपना जो पहला युद्ध किया वह मुल्तान क्षेत्र पर आक्रमण किया। 1175 ईस्वी में उसने मुल्तान क्षेत्र पर आक्रमण किया और वह इस युद्ध में विजयी रहा। और इस विजय से प्रोत्साहित होकर उसने भारत के अन्य क्षेत्रों पर भी युद्ध करने, आक्रमण करने चाहे। उसका जो मेन उद्देश्य था जीतने का, कन्नौज को जीतना वह चाहता था। तो इसी क्रम में उसे रास्ते में पड़ने वाले विभिन्न क्षेत्रों पर भी आक्रमण करने पड़े। तो सर्वप्रथम उसके मुल्तान के युद्ध के बाद उसने गुजरात क्षेत्र में जो चालुक्यों का शासन था वहाँ पर उसने आक्रमण किया। तो उस समय वहाँ पर भीमदित्य जो नाबालिग शासक था उससे मोहम्मद गौरी ने युद्ध किया, और इस युद्ध में भीमदित्य की माँ नायिका देवी ने उसका साथ दिया और अंततः मोहम्मद गौरी इस युद्ध में पराजित हुआ। यह युद्ध 1178 ईस्वी में लड़ा गया। अब तक जितना हमने पढ़ा इसमें दो क्वेश्चन मुख्य बनते हैं। पहला क्वेश्चन यह बनता है कि मोहम्मद गौरी का भारत पर प्रथम आक्रमण कौन सा था। मोहम्मद गौरी ने प्रथम आक्रमण, जैसे मैंने बताया, कि मुल्तान पर किया था और पहली विजय भी मुल्तान की विजय ही थी। और दूसरा क्वेश्चन यह बनता है कि मोहम्मद गौरी का ऐसा कौन सा आक्रमण था जिसमें वह पराजित हो गया था। तो गुजरात पर जो चालुक्य पर उन्होंने आक्रमण किया था, तो उस आक्रमण में मोहम्मद गौरी पराजित हो गया था, जिसमें भीमदित्य की माँ नायिका देवी भी उसके साथ थी। तो इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। तब मोहम्मद गौरी गुजरात में हार जाता है तो वह वापस चला जाता है। उसके बाद वह 1191 ईस्वी में अजमेर पर आक्रमण करता है। उस समय अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान थे, जिन्हें पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जाना जाता था। तो उन दोनों राजाओं के बीच तराइन में युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। यहाँ पर हम एक बात और जान लें कि पृथ्वीराज चौहान का शासन न केवल अजमेर पर था, बल्कि दिल्ली पर भी उसी का शासन चल रहा था। क्योंकि जो दिल्ली के शासक थे अनकपाल, वह पृथ्वीराज चौहान के नाना थे, उनकी संतान नहीं थी। तो इस वजह से उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को गोद ले लिया था। तो इस वजह से दिल्ली और अजमेर पर, दोनों पर पृथ्वीराज चौहान का ही शासन चल रहा था। जब तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है तो मोहम्मद गौरी वापस चला जाता है और उसके बाद वह वहाँ पर बहुत एक सैनिक व्यवस्था को अपनी ठीक करता है, एक रणनीति बनाता है दोबारा से अजमेर पर आक्रमण करने की, सैनिक संगठन मजबूत करता है। और दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान यह मानने लगता है कि जब हमने इस बार मोहम्मद गौरी को बड़े आसानी से हरा दिया है, तो अगली बार यदि मोहम्मद गौरी आक्रमण करता है तो हम उसे इस बार भी हरा देंगे। तो इस बात को सोचते हुए पृथ्वीराज चौहान न तो सैनिक संगठन सही करता है, ना अपनी सेना को मजबूत करता है, ना ही कोई ऐसी रणनीति बनाता है जिससे वह मोहम्मद गौरी के किसी भी आक्रमण का सामना कर सके। तो तब मोहम्मद गौरी दोबारा से 1192 ईस्वी में अजमेर पर आक्रमण करता है। तो इनके बीच फिर तराइन का युद्ध होता है, द्वितीय तराइन का युद्ध कहा जाता है इसे।
तो इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह से हार जाता है और मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लेता है और उसे अजमेर में कैद करके रखता है। उसके बाद में जब कुछ तथ्यों से पता चलता है कि मोहम्मद गोरी ने उसे मार दिया था, कि वह कुछ ऐसी कूटनीति कर रहा था जिससे वह दोबारा से मोहम्मद गोरी के खिलाफ युद्ध लड़ सके, तो इस बात को देखते हुए मोहम्मद गोरी ने उसे मरवा दिया था। ठीक है, तो कुछ और कहानियां भी हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में, कि यह भी बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को ही मार दिया था, लेकिन इस तरह ये कुछ पूरे तथ्यों के रूप में नहीं है, इनसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते हैं। पृथ्वीराज चौहान वंश का बहुत ही प्रतापी राजा था। वह एक बार मोहम्मद गोरी को युद्ध में हरा देता है, लेकिन जब दोबारा से मोहम्मद गोरी उस पर आक्रमण करता है तो वह उससे हार जाता है। इसके कुछ मुख्य कारण थे। जिस समय मोहम्मद गोरी ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर आक्रमण करने शुरू किए, उस समय जो भारत में राजपूत जो वंश थे, अलग अलग क्षेत्रों में जिनका शासन चल रहा था, उनके बीच आपस में बहुत शत्रुता हुआ करती थी। अपनी सीमाओं को लेकर, राज्यों के क्षेत्र को लेकर उनके बीच विवाद रहा करते थे। तो इस फूट की वजह से मोहम्मद गोरी को अलग अलग शासकों पर आक्रमण करके उन्हें हराकर उनके राज्य को अपने राज्य में मिलाने में सफलता प्राप्त होती रही। इसी तरह जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया, तो उस समय जो कन्नौज जो क्षेत्र था, वहाँ पर जो गढ़वाल वंश चल रहा था, उसका जो शासक था जयचंद, पृथ्वीराज चौहान और उस जयचंद के बीच कट्टर शत्रुता थी। उसका मुख्य कारण यह था कि जो जयचंद की जो पुत्री थी संयोगिता, वह पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती थी, तो पृथ्वीराज चौहान ने उसका अपहरण करके उससे शादी कर ली थी। तो उन दोनों राजाओं के बीच शत्रुता होने की वजह से जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया तो जयचंद ने उसका साथ नहीं दिया। तो इसी वजह से मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान पर विजय प्राप्त करने में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। अब आगे पृथ्वीराज की पराजय के बाद मोहम्मद गोरी का शासन दिल्ली और अजमेर दोनों क्षेत्र पर हो गया। अब उसके सामने बिल्कुल साफ रास्ता था। जो उसका मुख्य उद्देश्य था कन्नौज को जीतना, वह उसे साफ दिखाई दे रहा था। अब उसके बाद उसने कन्नौज पर आक्रमण करने की योजना बनाई। कन्नौज का राजा जयचंद था, वह गढ़वाल वंश का राजा था, वह भी एक राजपूत वंश ही था। जयचंद और जैसे कि मैंने बताया, जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच शत्रुता थी। उसका मुख्य कारण जो जयचंद की पुत्री थी, उसका पृथ्वीराज चौहान ने अपहरण कर लिया था। इसी वजह से जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान पर हमला किया तो जयचंद ने उनका साथ नहीं दिया, और चूंकि पृथ्वीराज चौहान हार चुका था, अब जयचंद को हराना मोहम्मद गोरी के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं था, तो उसने उस पर आक्रमण किया। और उसी बीच 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ उन दोनों के बीच। उसमें जयचंद की हार हुई और कन्नौज पर मोहम्मद गोरी का आधिपत्य हो गया। अब जो भारत का मुख्य क्षेत्र था उस पर लगभग मोहम्मद गोरी का शासन हो गया, और इस युद्ध के बाद से ही भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो गई। ये एक मेन प्रश्न आ जाता है कई बार एग्जाम में कि ऐसा कौन सा मुस्लिम शासक था जिसके बाद भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई। हालांकि मोहम्मद गोरी से पहले कई मुस्लिम आक्रमण हुए भारत पर। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम का हुआ, उसके बाद तुर्क शासक महमूद गजनवी का हुआ, लेकिन ये इन सब के आक्रमण के बाद भी भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना नहीं हुई। ये यहाँ पर आक्रमण करने के बाद भारत को लूट कर वापस चले जाया करते थे। लेकिन मोहम्मद गोरी एक ऐसा शासक था जिसने यहाँ पर विजय प्राप्त की और उसके बाद यहाँ पर अपने सेनापति छोड़ दिए। जो भी क्षेत्र वह जीतता था वहाँ पर अपना एक सेनापति छोड़ दिया करता था। कन्नौज पर विजय के बाद मोहम्मद गोरी ने एक सिक्का चलवाया जिस पर एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी और उसी सिक्के पर दूसरी तरफ अरबी भाषा में कलमा लिखा हुआ था। इस पॉइंट को लेकर परीक्षा में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि ऐसा कौन सा मुस्लिम शासक था जिसने जीत के बाद ऐसे सिक्के चलवाए जिस पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी। तो वह मोहम्मद गोरी ही था जिसने ऐसा सिक्का चलवाया जिस पर एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी। तो इसके बाद जब मोहम्मद गोरी कन्नौज पर विजय हासिल कर लेता है तो वह वापस गौर प्रदेश चला जाता है और वहाँ पर जाकर जो गजनी प्रदेश था उससे युद्ध करता है और वहाँ पर उससे हार जाता है। उसके बाद वो वापस 1205 ईस्वी में भारत आता है और भारत आने के क्रम में एक जनजाति पड़ती है, खक्कर जनजाति।
उससे युद्ध करता है और उन्हें हरा देता है। और फिर जब भारत से जब वह वापस लौटता है 1206 ईस्वी में, तो वह जनजाति उसका इंतज़ार कर रही होती है और रास्ते में उससे युद्ध करती है और उसको मार देती है। 15 मार्च 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की हत्या हो जाती है। तो जब मोहम्मद गौरी की हत्या हुई तो उस समय उसने भारत में अपना एक सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक नियुक्त कर रखा था। तो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की और लाहौर से भारत पर शासन करना शुरू किया। तो जब मोहम्मद गौरी भारत से गया तो उसने अपना एक और सेनापति भारत में नियुक्त कर रखा था। उसका नाम बख्तियार खिलजी था। उसने बंगाल और बिहार पर आक्रमण किए। बिहार पर आक्रमण करके उसने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया। और यहाँ पर जीतने के बाद उसने बंगाल पर भी आक्रमण किए। वहाँ पर बंगाल का शासक लक्ष्मण सेन था। वह बख्तियार खिलजी के आक्रमण को देखकर भाग गया था। उसके बाद बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर आधिपत्य कर लिया। अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि ऐसा कौन सा मुस्लिम शासक था जिसे बंगाल और बिहार जीतने का श्रेय दिया जाता है। तो वह बख्तियार खिलजी ही था जिसे बंगाल और बिहार जीतने का श्रेय दिया जाता है। तो ये सब हमने पढ़ा मोहम्मद गौरी के बारे में, मुख्य बिंदु जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।